जीत के लिए और आपकी जो सेकुलर फंड है दोनों की जीत के लिए आपने जो है तो एक मालेगांव शहर के अंदर समाजवादी पार्टी मेरे हिसाब से एक मुर्दा पार्टी जैसी थी लेकिन मुर्दा पार्टी जैसी थी। आपने उसके अंदर एक नए सिरे से रूह फूँकी, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आपसे कुछ जो भी शहर के हालात हैं, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको जो है तो महज तकरीबन 1 से 1.5 साल आसिफ साहब के साथ आपका इत्तेहाद हुआ हुआ है और एक नई पार्टी आसिफ साहब की और आप भी एक नई पार्टी लेकर के नई पार्टी तो नहीं लेकिन नया एक लेकर के आप दोनों साथ में मिले। उसके बावजूद आपने ऐसी क्या हिकमत अमली अख्तियार की कि आपको जो है तो 162 वोटों से हारने के बाद तकरीबन 1.5 साल के बाद फ़ौरन आपको एक बम्पर जीत मिली। इसके ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो असेंबली इलेक्शन के बाद हमारा कोई सियासी गठबंधन आसिफ शेख से नहीं हुआ। शहर में जो हालात बने, खास तौर से जन्म दाखिले के मामले को लेकर किरीट सुमैया मुसलसल मालेगांव आने लगे और एक एसआईटी सरकार ने बना दी। उस वक्त शहर के लोगों की फिरका परस्तों से मदद करने की ज़रूरत हमें महसूस हुई, तो हमने आसिफ शेख से पार्टी के जिम्मेदारान ने, हमारी पार्टी के जिम्मेदारान ने एक कमेटी बनाई, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी। उस वक्त तक हम इलेक्शन साथ में लड़ेंगे ये हमारा फैसला नहीं था। उस वक्त सिर्फ हमारा फैसला ये था कि हमें लोगों का काम करना चाहिए और एक बड़ी ताकत मालेगांव शहर को सरकार में बैठी हुई फिरका परस्त पार्टियाँ कहीं ना कहीं मालेगांव शहर के मुसलमानों को तकलीफ़ दे रही है। और पूरे शहर ने देखा कि 3400 जन्म दाखिले के मामले में शहरियान को तकलीफ़ दी गई, यहाँ तक कि औरतों से भी कई इंक्वायरीज़ हुई और कई औरतें जेल गई। इसके लिए हमने कानूनी तौर पर जो लड़ाई लड़ना था वो लड़े, अभी भी हमारी कानूनी लड़ाई चल रही है। सड़क पर आकर हमको जो करना पड़ा वो भी किए। तो कहीं ना कहीं हमने आवाम के जो मुद्दे हैं, आवाम की जो तकलीफ़ है, उसको हमने महसूस किया और उसके लिए हमने काम किया। और वो काम अवामी तौर पे जब आवाम ने महसूस किया तो इलेक्शन के दौरान हमारे साथ ये बातचीत, हमारे जिम्मेदारान शहर के कई लोगों ने ये बोला कि यार हम लोग इलेक्शन साथ में लड़ें। और उसके बाद हमने एक मालेगांव सेकुलर फ्रंट बनाया जो सियासी तौर पर हम इलेक्शन में गए। और जब तुम लोगों के मसले को अपना मसला समझेंगे तो कहीं ना कहीं आवाम का रुझान उस तरफ जाएगा। यहाँ पर दूसरी पार्टियों के भी लोग थे, लेकिन पूरे मामलात में फिरका परस्तों से लड़ने में हम कामयाब रहे। और यही वजह है कि मालेगांव शहर की आवाम ने हम पर एतमाद किया, यकीन किया और हमें इतनी सीट दी कि हम इक़्तिदार में पहुंच जाएं। और हालात वैसे बन गए और आज हम इक़्तिदार में आने की तरफ हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात में दुरुस्त है कि शहर में बिल्कुल इस तरह के हालात बन गए कि आप इक़्तिदार की तरफ हो। बस थोड़ी सी आपकी जो दिक्कत जो आपका चल रहा है, मैं उसके ऊपर आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा कि आपका पर्सनल मामला है, सियासी मामला है आपका। मेरा सवाल ये रहेगा कि आप अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो आपका आना ही है, लेकिन फिर भी XYZ तो शहर के तरक्की के मामले में आपके जहन में क्या लाहिया अमल है मुस्तक़बिल के लिए? देखिए, हमारे इलेक्शन में हम 2 बात लेकर चले। हमने कोई मैनिफेस्टो नहीं जारी किया। हमने वार्ड के जो हमारे उम्मीदवार थे उनसे कहा कि तुम अपने अपने वार्ड के मसाइल पर अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकते हो। हमने जनरल मालेगांव सेकुलर फ्रंट ने 2 बातों पर लोगों की तवज्जो दिलाई कि तामीर और तरक्की, जो तामीर शहर की जो ज़रूरत है तामीरी कामकाज की, वो हम करेंगे। और उसके साथ तहफ़्फ़ुज़, जो मालेगांव शहर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था, कि जन्म दाखिले के मामले में लोगों ने देखा मालेगांव शहर ऐसा है कि कोई भी बात, जन्म दाखिले का अगर कोई मामूली गलती हो गई तो उसको रोहिंग्या बांग्लादेश से जोड़ देते, कोई ज़मीन का कोई मामला हो गया, ये हर जगह होता, मालेगांव शहर में नहीं होता ऐसा नहीं। मगर मालेगांव में अगर कोई ज़मीन का कोई मसला हुआ तो लैंड जिहाद, तो इस तरह की जो बातें पैदा होने लगी थी, उससे तहफ़्फ़ुज़ दिलाने की जो बात थी, हमारा
इक़्तिदार में आने के बाद शहर की तामीर और तरक्की के साथ शहर का तहफ़्फ़ुज़, ये हमारी अव्वलीन तरजीह में ये बातें रहेंगी। और मैं जैसे एक बात बोला कि हमने कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, मगर इक़्तिदार में आने के बाद हम शहरियान से लेकर एक कमेटी बनाएंगे, जिसमें कुछ हमारी पार्टी के लोग रहेंगे, कुछ इस्लाम पार्टी के लोग रहेंगे और कुछ शहर के ऐसे लोग जो शहर की फ़िक्र करते हैं, जिन्हें ये लगता है कि शहर में ये ज़रूरत है, ये काम होना चाहिए। ऐसे लोगों की एक टीम बनाकर हम आगे उस पर कामकाज शुरू करेंगे। मुस्तकिम भाई देखिए, आपने जैसे शहर की तरक्की और डेवलपमेंट की बात की, तो शहर की जब तरक्की और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि रास्तों का साफ़ होना। आज हमारे शहर में आपको भी पता है कि चाहे कुसुम्बा रोड हो, हमारा मेन शहराज जो आगरा रोड हो, दुबई रोड हो, मोहम्मद अली रोड हो, या अगर हम 60 फीट पर चले जाएँ, इन रोडों के ऊपर सिर्फ अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। मैं अगर आपको 60 फीट का नज़ारा बताऊँ तो 60 फीट का रोड है, 20 फीट इधर से राइट साइड से का अतिक्रमण है, बीच साइड लेफ्ट साइड से 20 और 20 40 और पब्लिक को चलने के लिए, आमद और रफ्ते के लिए सिर्फ 20 फीट का रास्ता मिलता है। तो इसके लिए आपके पास क्या लाइए अमल है कि शहर का जो अतिक्रमण है पूरा, ये कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए, सबसे पहले मेरी जो कामकाज है, मैं जो काम करने की तरफ मेरे जहन में है कि नए रास्ते खुलना चाहिए। और मैं कारपोरेटर रहते हुए 14 नंबर स्कूल के पास का एक नया रास्ता खुलवाया, तो इसलिए कि स्कूल के बच्चों की जो ट्रैफिक इमाम अहमद रज़ा रोड और लल्ले चौक पर होती थी कि आगरा रोड के शुमाली हिस्से के जो बच्चे हैं वो इस तरफ से पैदल चले जाएं, तो उस तरफ ट्रैफिक का मसला बस स्टैंड पे कम होगा। और उसमें मैं कामयाब हुआ कि उस तरफ बच्चे पैदल जाने लगे और एक अच्छा खूबसूरत रास्ता बना। ऐसे कई रास्ते मालेगांव शहर में आज हैं जिसको खोलने की ज़रूरत है। तो अव्वलीन तरजीह तो ये रहेंगी कि उन नए रास्तों को किसी तरीके से खोला जाए। उसके बाद जो है, जो ट्रैफिक का मसला, ये बात बिल्कुल सच है, अतिक्रमण ऐसा मसला हो गया है मालेगांव शहर में कि उस पर सख्त फैसला लेने की ज़रूरत हमको पड़ेगी, क्योंकि पूरा शहर ये बोलता है कि अतिक्रमण है। जो अतिक्रमण किया है वो भी बोलता है कि अतिक्रमण से तकलीफ है, मगर वो अपने अतिक्रमण से उसको नहीं तकलीफ है, उसको दूसरों के अतिक्रमण से तकलीफ है। जैसे आप 60 फुट की बात बोले, ये हाल पूरे शहर का है। जी बिल्कुल। मोहम्मद अली रोड, कुदवाई रोड, ये ऐसी जगह है जहाँ से शाम में जाने के लिए सोचना कि कोई और रास्ता तलाश किया जाए, उस तरफ से ना जाना पड़े, ऐसी सिचुएशन खुद हमारी भी रहती है। तो ऐसे हालात में सख्त फैसला लेने की ज़रूरत होगी और हम इंशाअल्लाह सख्त फैसला लेंगे। अपने जैसे अपने 11,000 कॉलोनी जो है यहाँ पर जो लोगों को दी गई है, लेकिन वहाँ लोग रह नहीं रही, जो सहूलियत वहाँ होना चाहिए थी वो सहूलियत वहाँ नहीं है। तो इसके लिए भी आपके जहन में कुछ है 11,000 कॉलोनी के लिए, अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तब? नहीं, 11,000 कॉलोनी का मामला बिल्कुल सच है कि वहाँ जो सहूलियात होना चाहिए वो सहूलत नहीं है। अब उसके लिए क्या क्या सहूलत होना चाहिए, हर तरह की बातें लोगों ने बताई, क्योंकि मैं उससे अनजान हूँ ऐसा नहीं है। लोगों के आने जाने का एक बड़ा मसला है, स्कूल का मसला है, कुछ चीज़ें वहाँ है। और सबसे मेन अहम बात जो है, वहाँ पर समाजी बुराई भी हो गई। तो ये कई मसाइल हैं जिस पर एक ही वक्त में सब मसले हल हो जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारी पहली तरजीह जो मैं बोला कि नए रास्ते खोलना, ट्रैफिक और अतिक्रमण का जो मसला है वो हल करना, इसी के साथ साथ 11,000 कॉलोनी के ताल्लुक से भी हम बैठ के बातचीत करेंगे। इससे हमारे शहर में एक मसला और है मुस्तकिम भाई कि हमारे शहर में मंशियात का कारोबार है। ये तो आपको भी पता होगा कि मंशियात का कारोबार काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, लेकिन पुलिस इंतज़ामिया इसमें नाकाम नज़र आती है। ये क्या आपको लगता है इसमें? मैं जो अभी एक बात बोला, आप 11,000 कॉलोनी की बात बोले कि समाजी बुराई ये एक मसला है। समाजी बुराई से मेरा बोलने का मतलब यही था जो आप पूछे, मंशियात की बात। इस ताल्लुक से जो है, ये सिर्फ कोई कॉर्पोरेशन या हम बैठ के हल कर पाएंगे ऐसा मुमकिन नहीं। इसके लिए कहीं ना कहीं समाज के लोगों की भी ज़रूरत है।
ऐसे लोग जो इन सब मामलात में यानी कौम और समाज के बारे में फिक्र करते हैं, ऐसे लोगों को बैठने की ज़रूरत है। पुलिस डिपार्टमेंट को भी सोचने की ज़रूरत है, किस ढंग से काम काज किया जाए। ये मसला ऐसा है कि मैं ये नहीं मानता कि ये मेरे करने से मैं हल कर दूँ। जो बात मेरे बस में नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता। ये मसला ऐसा है जिसमें मालेगांव शहर के अच्छे लोग, जिन्हें फिक्र है, सामाजिक काम काज करने वाले, जो सोशल फील्ड पे हर वक्त एक्टिव रहते, ऐसे लोगों के साथ मिलकर सरकार का भी अमल दखल, पुलिस डिपार्टमेंट, तो ये मसला कारपोरेशन से या हम कारपोरेशन में पहुंच जाएंगे और ये मसला हल कर देंगे, ये मुमकिन नहीं है। ये मसले के हल के लिए हमें अलग से बैठने की ज़रूरत है, इसके लिए अलग से काम करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। ये तो बात सही है कि ये जो मंशियात का या पुलिस स्टेशन का ये मामला है, ये कारपोरेशन का मामला है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं सिर्फ एज ए लीडर, शहर के जिम्मेदार, आप जो आवाम ने आपके ऊपर भरोसा जताया, इसके लिए अगर आप पुलिस स्टेशन से, पुलिस डिपार्टमेंट से बात करके इन चीज़ को रोकथाम के लिए अगर कोई कार्रवाई आप पुलिस स्टेशन से करवाते तो किसकी तरफ मेरा इशारा था? तो मैं एक बात जो बोला फिर वही बात बोलूँगा कि सिर्फ पुलिस की कार्रवाई से, सिर्फ पुलिस की मर्ज़ी से ये मसला हल हो सकता, मैं ऐसा भी नहीं मानता। पुलिस का अहम रोल ज़रूर है, मगर इसमें समाज के लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। मालेगांव शहर के उल्मा को आने की ज़रूरत है, जो वक्तन फ़ौक्तन आते हैं, सब अपने अपने प्लेटफॉर्म से काम करते हैं, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, ये हो सकता है। मजहबी तंजीमें भी काम करती है, सियासी लोग भी काम करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी काम करता है। पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरह से काम करना चाहिए वैसा नहीं करता, मगर सभी लोगों को एक इत्तेहाद के साथ एक लाइन तय करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं बोलते रह जाऊंगा कि हाँ ये गलत है, वो गलत है, वो मैं बोलूँगा, पूरा शहर बोलता है। मसला किसी के बोलने से हल नहीं होने वाला। बात यह है कि उसका हल क्या, समाजी बुराई का हल समाज में बैठे हुए लोगों से ही निकलेगा। ये समाजी बुराई है और उसका हल भी समाज में बैठे हुए लोगों से ही निकलेगा। उन लोगों से बैठ के बातचीत करेंगे। और मजीद जैसे स्कूलें जो हमारे वहाँ सरकारी स्कूलें जो कॉर्पोरेशन की ज़रूरत चलती थी, उसमें से बहुत सारी स्कूलें तो बंद हो चुकी है। कुछ स्कूलों पे जैसे तोड़ करके किसी एक बिरादरी को या किसी एक ग्रुप को जो है तो वहाँ पर क्लब बना करके दे दी गई है। तो हमारे वहाँ जो यानी हमारा एक जो शहर है हमारा, ये आमतौर से मज़दूरों का शहर है। यहाँ पर लोग जो पढ़ाई जो तो आप भी देख रहे हैं कि काफ़ी महंगी हो चुकी है यार। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो पढ़ाई का तो मामला और ही हम इसके ऊपर बात भी नहीं कर सकते। तो जो हमारे जो शहर की जो सरकारी स्कूलें हैं जो अभी बंद पड़ी हुई है, इसके ताल्लुक से आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सरकारी स्कूल जो बंद पड़ी है, सरकारी स्कूल बंद पड़ी है ऐसा नहीं है। प्राइमरी स्कूलें जो है यहाँ पे तादाद कम हो गई, वो बच्चे दूसरी तरफ चले गए। आम तौर पे गरीब आदमी का भी रुझान प्राइमरी की तरफ नहीं बचा। कारपोरेशन की प्राइमरी स्कूल की तरफ गरीब बच्चों का, वालिदैन का भी रुझान नहीं बचा। वो भी ये सोचते हैं कि प्राइवेट में ही उनके बच्चे जाएं। एक सीधी सी एक बात हो चुकी है कि प्राइमरी स्कूलों में तालीम बराबर नहीं। तो बात यह है कि नई स्कूल चालू करने के बजाय जो स्कूलें हैं, जब तक हम उसमें सही तरीके से उसकी तामीर और तरक्की और वहाँ पे जो सहूलत और वहाँ की पढ़ाई, जब तक हम उस पर तवज्जो नहीं देंगे, जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो तुम नई स्कूल खोल के करेंगे क्या? आज जो स्कूलें चल रही हैं वहाँ बच्चों की तादाद ले लो, तो जो है उसको सुधारेंगे तो लोग उस तरफ देखना शुरू करेंगे। और जब लोग उस तरफ देखेंगे तो नई बातें की जा सकती है। आज नई स्कूलें प्राइमरी की बनाना या नया कोई प्रोग्राम लेना, ये मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। तो और कुछ अब आवाम को, मालेगांव शहर के आवाम को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मालेगांव शहर की आवाम को यही मैसेज दूंगा कि मालेगांव शहरियान ने मालेगांव सेकुलर फ्रंट पर जो भरोसा, जो यकीन, जो एतमाद किया है, इंशाअल्लाह मालेगांव सेकुलर फ्रंट के कारपोरेटर्स, मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदारान उस भरोसे और यकीन के साथ काम करेंगे। आप यकीन रखिए और इंशाअल्लाह वक्त के साथ हमारा काम मालेगांव शहरियान की तामीर और तरक्की के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हम कोशिश करेंगे वो सबके सामने आएगा। और दूसरा ये कि मालेगांव शहर की आवाम को भी कारपोरेशन
और जो इक़्तिदार में रहेंगे उनके साथ ताउन करने की ज़रूरत है। अगर कोई ये सोचेगा कि हम वहाँ चले जाएंगे और हम बस सब कुछ बदल देंगे तो ऐसा होता नहीं। आवाम को भी साथ में ज़रूरत है कि हमारा साथ दे। और जो मैं बोला कि यार कुछ सख्त फैसले होंगे जिसकी वजह से आवाम को नाराज़गी वक्ती तौर पर हो सकती है, लेकिन उस नाराज़गी और उस सख्त फैसले के लिए आवाम को तैयार रहना चाहिए कि मुस्तकबिल जो है, मुस्तकबिल में जो हालात बनने वाले हैं ट्रैफिक को लेकर और दूसरे मामलात को लेकर, वो कहीं ना कहीं रोकने के लिए सख्त फैसले की ज़रूरत होगी। और सख्त फैसले जब होंगे तो आवाम कहीं ना कहीं जिनका नुकसान होता है, नुकसान से मतलब अगर किसी का मेरा अतिक्रमण मेरा हटा तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, तो वो आज कहीं ना कहीं आवाम को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम इस 5 साल में ये मसले को हल नहीं किए तो अगले 5 साल के बाद लोगों का चलना दोभर हो जाएगा, लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आवाम का भी काम रहेगा कि वो भी इक़्तिदार वालों के साथ में ताउन करे। अगर कुछ सख्त फैसले होते हैं और छोटा मोटा नुकसान होता है तो उसको मुस्तकबिल में अपने बच्चों के मुस्तकबिल, अपने शहर के मुस्तकबिल के लिए उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब मुस्तकिम भाई आपने जैसे एक सख्त फैसले की बात की, मैं थोड़ी सी गुजरात की बात करूंगा कि गुजरात में ये है कि गुजरात में हर घर से कॉरपोरेशन की तरफ से जो है तो एक बकेट दिया जाता है, जो हमारे वहाँ भी दिया गया था, मगर हमारे यहाँ के लोगों का तरीका इस्तेमाल ही बड़ा अजीब है कि गीला कचरा सूखा अपने घर में जमा करो, गाड़ी आएंगे आप उसमें डाल दो। और जो ऐसा नहीं करता, जो रोड के ऊपर कचरा डाल देता है तो डायरेक्ट उसको कॉरपोरेशन की तरफ से उसके ऊपर फंड अपना फाइन मार दिया जाता है। तो क्या हमारे शहर में भी इस तरह के किसी कानून की ज़रूरत महसूस करते हैं आप? मैं तो बोल रहा हूँ कि यार कुछ फैसले सख्त करने की ज़रूरत है। सख्त फैसले में कई चीज़ें होंगी, लेकिन अब आवाम को भी उसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। अगर कोई ये बोलेगा कि अब हम वहाँ चले गए और उसके बाद तुम कोई ताउन नहीं करेंगे और शहर की तामीर और तरक्की होंगी तो ये मुमकिन नहीं। ये तो मुमकिन नहीं, आवाम को आपका साथ देना पड़ेगा। आप जो भी फैसले तुम आज एक अपना घर भी अगर बना हुआ घर है और उसको अब डेवलप करने जाएंगे तो उसको कुछ ना कुछ तोड़ना फोड़ना करना पड़ता, कुछ नुकसान करना पड़ता तो सही बनता। लेकिन कोई ये सोचेगा कि बस हम वहाँ पहुँच गए और उसके बाद हम सब कुछ एकदम ऐसा बना लेंगे और सब चीज़ सही हो जाएंगी, तो ये कोई किसी के भी जाने आने से नहीं सही हो सकती। आवाम जब तक इक़्तिदार वालों का ताउन नहीं करेंगे, शहर के जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उलमा इकराम, ये लोग आवाम को जब तक ये नहीं बताएंगे कि अगर कुछ सख्त फैसले हो रहे हैं तो ये उनके मुफाद में हो रहे हैं, ये उनको तकलीफ़ देने के लिए नहीं हो रहे, जब तक इस तरह का रुझान नहीं बनेगा जब तक हम बहुत अच्छे काम नहीं कर सकते। अच्छा मुस्तकिम भाई, महाराष्ट्र लेवल पर कोई सवाल कर सकता हूँ आपसे? जैसे अभी बीएमसी जो हमारे चुनाव पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखने में आया है कि कांग्रेस को कहीं छोड़कर बड़ी पार्टी आज महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी बनकर उभरी है। तो इसकी क्या वजह है कि जो सेकुलर पार्टियाँ हैं ये दिन ब दिन अपने नज़ूल की तरफ गामजन है? वो सबसे अहम वजह तुम देखेंगे कि एमआईएम पार्टी, अब पिछला बीएमसी का रिजल्ट उठा के देख लो, कितनी मुस्लिम कारपोरेटर चुन के आए थे। इस बीएमसी में कितने मुस्लिम कारपोरेटर चुनकर आए। अगर कोई हैदराबाद के लोग 15-20 दिन हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, कितने लोकल कारपोरेशन जैसे इलेक्शन में जो बड़ी पार्टियां नहीं कर पाती, तो कहीं ना कहीं समाज को जो 2 हिस्से में बांटा जा रहा है, इसमें अब सिर्फ बीजेपी या हिंदू फिरका परस्त ऐसा नहीं बचा। जो मुसलमान एमआईएम के साथ जाते हैं, जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत होती है, मालेगांव शहर में एमआईएम का ना कल कुछ था ना आज है। अगर मौजूदा एमएलए एमआईएम से हट जाए तो मालेगांव में एमआईएम 0 है। एमआईएम की तरफ लोग मालेगांव में नहीं जाते, मगर दूसरे शहर में लोग इस तरह का जब फैसला करते हैं कि हमारी मुस्लिम क़यादत, हमारे सब कुछ, तो उसके अपोज में मिली जुली आबादी है। दिखती बात है कि फिर बीजेपी की तरफ लोग अपने आप जाएंगे। तो ये तो दोनों समाज के लिए, हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लिए सोचने का सवाल है। सेकुलर पार्टियां अपने तौर पर ताकत लगाती है, अपने तौर पर काम करती है, मगर जब दोनों ही समाज मजहब के नाम पर वोट देने की तरफ जाएंगे तो सेकुलर पार्टियां क्या करेंगी? आपकी बात सही है कि सेकुलर पार्टियां क्या करेंगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये जो सेकुलर आवाम है, इनके तहफ़्फ़ुज़ करने में कहीं कम पड़ रही है, इसकी वजह से लोग एमआईएम जैसी पार्टियों को या उधर बीजेपी जैसी पार्टियों को लोग पसंद कर रहे हैं? नहीं, देखो
एमआईएम जैसी पार्टी है, बीजेपी जैसी पार्टी, जो नारे हैं ना, जब लोग मजहबी उसमें चले जाते हैं, सेकुलर पार्टी, मैं ये बात नहीं मानता कि सेकुलर पार्टी अपना काम नहीं कर रही, मगर जब सियासी स्टेज से मजहबी नारे लगते हैं और मजहबी नाम पे, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत कि सियासी स्टेज से अगर बीजेपी जय श्री राम के नारे लगाती है तो उसके अपोज में हम नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगाएंगे। सियासी स्टेज से हर काम का अपना एक स्टेज है, बिल्कुल सही बात है। जहाँ पर मजहबी काम करने की ज़रूरत है वहाँ तुम नारे एक नहीं 10 लगाओ, मगर जो सियासी स्टेज जब आता है तो वहाँ सियासी, अगर तुम ये बोलेंगे कि बीजेपी अपना इलेक्शन हिंदुज़म, कट्टर हिंदुज़म, जय श्री राम के नारे पर इलेक्शन लड़ती है, जब ये हमारे लिए बराबर बात नहीं लगती, तो फिर हमारे लिए मुसलमान या एमआईएम के स्टेज से मजहबी नारे अगर लगेंगे तो वो भी हमारे लिए बराबर नहीं है। इसलिए आवाम को ये सोचने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से मुसलमान को। बीजेपी हिंदू कौम मेजॉरिटी में, अगर हम कितनी भी ताकत लगा लें, हम मुस्लिम अक्सरियत शहर में कुछ एमएलए चुन के ला सकते, कुछ कारपोरेटर चुन के ला सकते, मगर इक़्तिदार के लिए बहरहाल दोनों कौम की ज़रूरत है और लोग डिवाइड कर रहे हैं। मैं एक बात बोला कि कारपोरेशन जैसे इलेक्शन में महाराष्ट्र में अगर अवैसी बरादरान हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, मुझे कोई बताए कि कांग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रवादी, जो आज बड़ी पार्टियां हैं, इनके लीडर मैंने कहीं हेलीकॉप्टर में घूमते नहीं देखे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। से जो हमारे महाराष्ट्र और भारत के जो बड़े पत्रकार हैं, इनके कुछ बयान मेरे पढ़ने में आए हैं। इनके लब्बे दुआब उनका ये है कि भाई ओवैसी बिरादरी या एमआईएम की वजह से जो समाजवादी को मुंबई के अंदर ये अबू आसिम आजमी साहब को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सच बात है कि मालेगांव महाराष्ट्र में अगर अक़लियत और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलने वाला कोई लीडर है तो अबू आसिम आजमी साहब है। आप महाराष्ट्र असेंबली हॉल में उनकी आवाज़ सुनते ही मुझे बताओ कि कौन से एमआईएम का लीडर वो अक़लियत और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी पर बोलता हो। लेकिन ऐसी लीडरशिप को ख़त्म कर अगर किया जा रहा है तो ये मुनासिब बात नहीं है। और एमआईएम कोई नई चीज़ नहीं ला रही, जहाँ पर हम हैं वहीं से वो कुछ लेकर जाने की कोशिश कर रही। वो ऐसा नहीं हो रहा कि वो कोई बीजेपी की ओट काट के बीजेपी की सीट कम करके ला रही, शिवसेना की सीट कम करके ला रही। उसने सीधे सीधे समाजवादी और अबू आसिम साहब को टारगेट किया और उनकी लीडरशिप को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान अक़लियत और जो पिछड़े जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है वो ये बात मानते हैं कि आसिम भाई जो है वो हमेशा नाइंसाफ़ी जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने वाला लीडर है। अगर ऐसे लीडर को कमज़ोर किया जा रहा है तो इसका क्या मतलब लेंगे? एक फिरका परस्त पार्टी को ताकत पहुंचाई जा रही है, तो यही मतलब। तो मुस्तकिम भाई, जैसे आपकी गुफ्तगू में ये बात मेरे समझ में आई कि जो सियासी स्टेज से जो मजहबी नारे ये जो लगाए जा रहे, चाहे इधर से हो या हमारी तरफ से, तो ये कुल मिलाकर समाज में मुनाफरत फैलाने का एक जरिया बन रहे हैं। जरिया बन रहे, और नौजवान जो है वो इतने पुख्तगी उनमें नहीं रहती, वो ऐसे नारों के साथ चले जाते। तो आशिफ भाई, मुस्तकिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। और ये थी हमारी आज की बातचीत मुस्तकिम नकवी जी साहब के साथ, और उनकी शुक्रिया के साथ और उनको दुआ की सादगी की है, उनकी हुकूमत, उनकी जो है तो सत्ता जो है तो कारपोरेशन में बन जाए। इसके साथ ही हम उनसे अलविदा लेते हैं।